क्वेश्चन नंबर 7 करने के उसमें बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग यूज कर रहे हैं टेन वाला। साइन कॉस कैसा भी यूज कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन है 7 है ना। क्या दिया है? टेन इनवर्स 63/16 लेकर आना है। फिर साइन इनवर्स हाँ 5/13 हाँ प्लस कोस इनवर्स 3/5। ठीक। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर दोनों में साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो आंसर आएगा उसको टेन में कन्वर्ट कर देंगे, या इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर दोनों में कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, जो आंसर आएगा उस कॉस को कन्वर्ट कर देंगे साइन में। या तीसरा ऑप्शन है इन दोनों को टेन में कन्वर्ट कर लो, टेन का फॉर्मूला लगाओ और आंसर टेन में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया साइन इनवर्स 5/13, इसको हमने मान लिया y के बराबर, और कॉस इनवर्स 3/5 इसको हमने मान लिया x के बराबर। यहाँ से हमें साइन बाय का मान मिलेगा 5/13 और यहाँ से कॉस x का हमें मान मिल जाएगा 3/5। अगर हम देखें तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इतना समझ में आ गया, कर्ण का मान 13 है, 13 का स्क्वायर 169, उसमें से माइनस करना पड़ेगा लंब का स्क्वायर, इट मीन्स 25, तब हमारे पास आधार का स्क्वायर मिलेगा। ठीक, माइनस करेंगे 149 आएगा, नहीं 144 आएगा। तो इसका मतलब आधार का मान आ गया हमारे पास 12। तो अगर हम 10 बाय बराबर लिखेंगे तो 10 बाय बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब का वैल्यू है 5 और आधार का वैल्यू है 12। तो हमारे पास 10 इनवर्स बाय, बाय का मान आ जाएगा, बाय का मान आ जाएगा 10 इनवर्स 5/12। आ गया समझ में? अगर कॉस का ये मान है, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो हमें चाहिए लंब का स्क्वायर, तो वो हमें मिलेगा कर्ण के स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा लंब का स्क्वायर। कितना बचेगा? 16। तो लंब का वैल्यू आ जाएगा कितना? इट मीन्स कि हम यहाँ पे 10x का मान निकाल सकते हैं। 10x बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार, इट मीन्स 4/3, और x का मान आ जाएगा 10 इनवर्स 4/3। दो मान आ गए। यहाँ पे x बराबर है cos इनवर्स 3/5 के, और यहाँ पे x बराबर है 10 इनवर्स 4/3 के। तो ये दोनों मान बराबर आ गए। इसका मतलब cos इनवर्स 3/5 की जगह पे लिख सकते हैं 10 इनवर्स 4/3। और यहाँ पे y बराबर है sin इनवर्स 5/13 के, और यहाँ y बराबर है 10 इनवर्स 5/12 के। इट मीन्स कि हम इस sin इनवर्स 5/13 की जगह पे 10 इनवर्स 5/12 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग दोनों को रिप्लेस करेंगे और 10 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं इसको रिप्लेस, और रिप्लेस करते हैं LHS को। तो हम लोग छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें LHS से कोई मतलब नहीं है, वो हमें लेकर आना है, और हम लोगों को RHS लेकर आना है। तो हम सबसे पहले RHS को उठाएंगे। RHS को उठाया तो साइन इनवर्स 5/13 की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं 10 इनवर्स 5/12, और कॉस इनवर्स 3/5 की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं 10 इनवर्स 4/3। ठीक, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ 10 इनवर्स A प्लस 10 इनवर्स B बराबर होता है 10 इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10 इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 और 4/3। हम ऊपर और नीचे का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद हमें क्या मिलेगा? 10 इनवर्स, यहाँ 12 और 3 का एलसीएम 36 होता है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 15 आएगा,
यहाँ 12 का गुणा करना पड़ेगा तो 48 आएगा, और दोनों के डिवाइड में आ जाएगा कितना, 36। ठीक, और इसके बटे में 12 तिया 36, 36 यहाँ पे आएगा और उसमें से 20 माइनस करेंगे तो 36 माइनस 20 और उस पूरे के बटे में 36। ठीक, इसके बाद वापस से tan इनवर्स, ये ऊपर वाला मान जुड़ के कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 3 13 की 3 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6, 63/36 आएगा, और गुणा लगा के ये जो मान है ये पलट के ऊपर जाएगा तो 36 और इसमें से 20 में से ये इससे कैंसिल, आंसर आ जाएगा 63/16। हो गया, RHS और LHS बराबर आ गए। कर दो ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ना, उसके बाद रिवीजन करते रहना, अगर बुक हो तो क्वेश्चन लगाना, जब भी पूछना हो फिर से पूछ लेना। 12 क्वेश्चन नंबर, tan इनवर्स के साथ में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर हाफ के साथ tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे से मतलब कि हम एक LHS को सॉल्व कर लें और RHS को लेकर आ जाएं, या RHS को सॉल्व कर लें और LHS को लेकर आ जाएं। ठीक है, और या दोनों को साथ साथ सॉल्व कर लें तो भी आ जाएगा। ये 2 को हम अगर यहाँ लेकर आएंगे तो हमारे पास ये बनेगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इस जगह पे, तो हमें x का जो वैल्यू है ये पूरा का पूरा मिलेगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई x का मान ये पूरा आएगा कितना, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और बटे में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। हाँ, तो मैं दोनों के स्क्वायर को अलग अलग कर दे रहा हूँ और ब्रैकेट। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये बराबर रहेगा किसके, tan इनवर्स एक्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाले tan को ये वाले tan से कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये tan इधर जाएगा पलट के तो है ना, माइनस नहीं होगा। ये इनवर्स जो है ये इनवर्स हटके इसके साथ tan के साथ tan इनवर्स x आ जाए, है ना, कुछ इस तरीके से tan के साथ tan इनवर्स, है ना। तो tan से tan कैंसिल तो सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स के साथ में, और बटे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स, है ना। और इन दोनों के बटे में लिखा हुआ है तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा, और माइनस आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इन दोनों के बटे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बराबर आएगा किसके। ठीक है, यहाँ तक। जब हम होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा प्लस x का स्क्वायर होगा प्लस का 2x आएगा। ठीक, और यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस का 2x। तो यहाँ क्या होगा कि ये जो 1 और x ये दोनों स्क्वायर में पॉजिटिव के साथ आएंगे, आगे लगा हुआ है माइनस, तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ हमें मिलेगा यहाँ से 2x यहाँ से मिलेगा, 2x यहाँ से मिलेगा, मतलब टोटल कितना, 4x। तो हम पलटा ले रहे हैं पूरा का पूरा, 2 के साथ 1 माइनस एक्स होगा, बटे में 1 प्लस एक्स होगा, और ये वाला पलट के जब ऊपर जाएगा तो ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा, और बटे में हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा, सिर्फ इतना ही बचेगा। ठीक, और ये बराबर आएगा तो काट देंगे 1 प्लस एक्स। हाँ, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 2, तो यहाँ से रुक क्या बचेगा, अब ये 2x को वहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बाकी ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स,
ये बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी। हाँ इसका मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बराबर ये 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 1 बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर। x का मान मिल जाएगा प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो x का मान मिल जाएगा 1/√। हम यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव वाला मान लेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, क्योंकि 10 के पास नेगेटिव इस जो π/2 माइनस का π/2 और प्लस का π/2 जो होता है उस केस में 10 नेगेटिव नहीं देगा, 10 नेगेटिव माइनस का 1/√3 नहीं देगा, सिर्फ पॉजिटिव 1/√3 देगा। तो x का जो यहाँ से हम मान लेंगे वो कौन सा वाला लेंगे, 1/√3 पॉजिटिव वाला, ठीक है, नेगेटिव नहीं ले सकते। तो x का मान जब हम इसमें रखेंगे 1/√3, उसके लिए ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ से हमने ये बता दिया कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि x का एक मान रखने पर ये एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। बाकी हम लोग RHS LHS को लेकर अलग अलग भी सॉल्व कर सकते थे, तो भी हो जाता। चलो, तो अगले वाले जो चैप्टर है उसका नाम आव्यूह, और इंग्लिश में भी लिख लेना मैट्रिक्स, और प्रदर्शित करने का तरीका जानते हो पहले से ही, है ना। एक बड़े ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसको प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि हमें इसके बाद एक और चैप्टर पढ़ना है ना। तो इसलिए हम लोग दोनों के मार्कों को अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये वाले ब्रैकेट से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका मतलब आव्यूह है। इसके बाद सारणिक आएगा, तो उसको हम लोग दोनों डंडे से प्रदर्शित करेंगे, है ना, तो उसको हम लोग सारणिक बोलेंगे। आव्यूह किसी भी प्रकार का हो सकता है ना। किसी भी प्रकार का मतलब कि इसमें पंक्ति और कॉलम, है ना, पंक्ति और स्तंभ, दो तरीके के आव्यूह होंगे। जो हमारे पास यहाँ पे टेढ़े में हम लोग जो लिखेंगे वो सारे के सारे पंक्ति, और जो सीधे के सीधे खड़े रहेंगे वो हमारे लिए क्या होंगे, स्तंभ होंगे। आव्यूह में किसी भी दो प्रकार के नंबर्स को लिखने का तरीका, जैसे कि हमारे पास 15 पुस्तिकाएं हैं, है ना। राधा जो एक लड़की है उसके पास 15 पुस्तिकाएं हैं, तो लिखने का तरीका क्या होगा कि आव्यूह में हमने लिख के दिखा दिया 15, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि राधा के पास कितनी पुस्तिकाएं हैं, टोटल 15 पुस्तिकाएं हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हमने बोला कि राधा के पास 15 पुस्तिकाएं तथा 6 कलम हैं, तो राधा के पास हम लोग ऐसे बता सकते हैं 15 जो पुस्तिकाएं हैं और उसके साथ क्या है, 6 कलम है, या बोल सकते हैं 15 पुस्तिकाएं हैं और 6 क्या है, कलम। कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, चाहे पंक्ति में चाहे स्तंभ में, ठीक है। ऐसे ही मान लो बहुत सारे लोग हैं राधा के अलावा, जैसे राधा के पास 15 पुस्तिकाएं हैं और 6 कलम हैं। इसके अलावा एक लड़की है फौजिया, इसके पास 10 पुस्तिकाएं हैं, तो 15 के साथ हमने 6 से 6 का कॉम्बिनेशन बनाया, तो फिर जो फौजिया है उसके पास 10 पुस्तिकाएं हैं और 2 कलम हैं। और उसके अलावा सिमरन है, उसके पास 13 पुस्तिकाएं हैं और 5 क्या है, कलम है। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, जो कि ये वाली फॉर्म हो गई, या इसके अलावा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे कि 15 के साथ 6 को ले लें, फिर 10 के साथ 2 को ले लें, और 13 के साथ 5। तो ये जो हमने प्रदर्शित किया इस वाले में, इसमें हमने इसको किस रिलेशन से, स्तंभ वाले रिलेशन से, और यहाँ पे जो रिलेशन दिख रहा है वो किससे दिख रहा है, पंक्ति वाले स्तंभ, पंक्ति वाला रिलेशन, है ना। दोनों में तरीके तो सेम ही है, बस इस तरीके में क्या हो जाएगा, इनकी कोटियां अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक आव्यूह जो है उसका एक पंक्ति होती है ये पता है, एक स्तंभ होता है ये पता है। अब ये भी हो सकता है ना कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ से ज़्यादा हो सकती है, स्तंभ की संख्या पंक्ति से
ज़्यादा, है ना, कम ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो है हमारे लिए पहला क्या कहलाता है, बिल्कुल पहली पंक्ति होगी, है ना। और इसके अंदर टोटल कितने अवयव दिख रहे हैं, 1 2 3, और ये हमारे लिए क्या होगी, द्वितीय पंक्ति या दूसरी पंक्ति। इसमें भी हमारे पास अवयव कितने हैं, अब अगर पहली में 3 है तो दूसरी में भी 3 ही होंगे, स्वाभाविक सी बात है। स्तंभ देखा जाए तो स्तंभ टोटल कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। स्तंभ 1, है ना, तो स्तंभ, पहला स्तंभ, फिर यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे तीसरा, है ना। ऐसे करके टोटल कितने आ रहे हैं, 3 स्तंभ आ रहे हैं। केस तो सेम ही है अभी भी, है ना। यहाँ पे राधा, उसके बाद फौजिया और उसके बाद सिमरन, 3 के पास जो केस है वो सेम है, और इसमें भी केस सेम है, बट इसमें जो स्तंभ आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, टोटल 2, और पंक्ति कितनी आ रही है, 3 आ रही हैं। और इस वाले में पंक्ति सिर्फ कितनी थी, 2, है ना। तो केस तो सेम ही है, लेकिन हमारे पास पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये इसकी कोटि होती है दूसरी पंक्ति, दूसरी नहीं होगी, ये कौन सी हो जाएगी, तीसरी। तो इतना तो समझ में आ गया कि आव्यूह के अंदर पंक्ति किसको बोलने वाले हैं और स्तंभ किसको बोलने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, अब ये किसी भी प्रकार का हो सकता है ना, आव्यूह जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, जिसमें कि 3x2 का भी होगा, 2x2 का भी होगा, 3x3 का भी होगा, 2x3 का होगा, इस तरीके से किसी भी प्रकार का हो सकता है। हमें सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है आव्यूह की कोटि, ठीक। हमें सबसे पहला जो इसमें टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आव्यूह की कोटि। तो अगर चाहो तो हेडिंग लिखना है तो लिख लो, है ना, हेडिंग लिखना है तो लिख लो। आव्यूह की क्या पढ़ने वाले हैं, कोटि। क्वेश्चन आएगा इस पे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और अगर इनकेस क्वेश्चन नहीं है तो फिर 2 आव्यूह का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कोटि कैसे कंफर्म करते हैं वो यहाँ से पता लग जाता है ना, कि 2 आव्यूह का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आव्यूह, अगर वो 2x2 का है तो आंसर भी 2x2 का आव्यूह ही आएगा, और इनकेस अगर वो 3x3 का है तो आंसर भी 3x3 ही आएगा। लेकिन इनकेस एक आव्यूह 2x3 का है और दूसरा आव्यूह 3x2 का है तो फिर इनके आंसर जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, है ना। फिर उस केस में जो बनने वाला आव्यूह होगा वो कंफर्म या तो 2x2 का होगा या 3x3 का होगा, ठीक है। तो इसलिए आव्यूह की कोटि हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आव्यूह में जो हमारे पास अवयव होते हैं वो अवयव स्टार्ट होंगे, मान लो A11 फिर A12, है ना। तो इन आव्यूह के जो अवयव हैं इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पहला वाला जो है उसको I वाले सिंबल से, और जो दूसरा वाला है उसको, है ना, AIJ। ये किसी भी एक आव्यूह का पूरा निर्माण कर सकता है। अगर हमको AIJ का कुछ मान दे दिया जाए यहाँ पे तो AIJ इस पूरे आव्यूह को बना सकते हैं, AIJ से, अकेले AIJ से। और ये आव्यूह कितना भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें I और J के मान बदलते जाओ, आपको उन अलग अलग मान पे अलग अलग मान मिलते जाएंगे। तो ये A11 से स्टार्ट होता है, A12 मतलब पीछे वाला नंबर चेंज हो रहा है, आगे वाला सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि पीछे वाला जो नंबर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करते करते मान लो कि ये आगे वाला तो 1 ही रहेगा, ये जा रहा है n तक चला गया। फिर जब हम रो में चले तो रो में हमारा पीछे वाला नंबर चेंज हो रहा था, जब हम कॉलम में चलेंगे तो हमारा आगे वाला नंबर चेंज होगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने A1 को कन्वर्ट किया 2 में, तो ऐसे ही इसके बाद आप लिखोगे 3 और सो ऑन आगे की तरफ जब चलोगे। तो यहाँ पे अब आप n ना लिख के, क्योंकि n को आप ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर लिए हो, तो आप यहाँ पे लिख लो m, और m के बाद पीछे वाला जो नंबर है वो तो सेम ही रहेगा, है ना। अब मैं अगर इसके बाद वाला नंबर लिखूंगा तो वो मुझे मिलेगा 2 और उसके साथ 2। तो इस केस में भी आप देखोगे कि आपको पीछे वाला नंबर ही चेंज होता दिख रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आएगा 2 के साथ कौन आ जाएगा,
फिर मैं अगर यहाँ बोलूँ कि यहाँ आप क्या लिखोगे, तो यहाँ आप 3 लिखोगे, उसके साथ हाँ 1 ना लिख के कितना लिखोगे, तो आगे वाला नंबर अभी भी सेम है, तो कंफर्म है यहाँ पे आगे वाला नंबर तो वही रहेगा, पीछे वाला नंबर चेंज हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा 3n। ठीक, फिर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर मुझे लिखना है ना, तो इसको मैं यहाँ पे जब लिखूंगा तो यहाँ पे मैं a के साथ m लिखूंगा, और मेरे पास जो दूसरा नंबर होगा वो होगा 2। तो ऐसे ही यहाँ जो लास्ट वाला टर्म मिलेगा वो मुझे मिलेगा इस वाली लाइन से, ये आगे की तरफ जो है m चलने वाला है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा m से, जैसे 3 से चालू हुआ तो यहाँ 3 ही चल रहा है, लास्ट में भी 3 है, तो m से चालू हुआ तो लास्ट में कितना आएगा, और m से लास्ट में कम, यहाँ जब कंटिन्यू करेंगे तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, लास्ट टर्म क्या आएगा, तो सबसे आखिरी जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, a के साथ m इंटू n। तो इसकी जो कोटि आएगी वो कोटि आएगी m क्रॉस, जो ये m है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे पंक्ति को, और ये n जो है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे स्तंभ को। ठीक, मतलब फर्स्ट वाला जो पोजीशन है वो हमेशा रो का वैल्यू देगा, मतलब उस क्वेश्चन में रो कितनी है तो हम देखेंगे तो हमें रो जो है कितनी मिलने वाली है, और सेकंड जो हमें ये n जो देगा वो हमें देगा कॉलम। ठीक है, कि इस क्वेश्चन में कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ऐसे करते करते टोटल कितने कॉलम आ रहे हैं हमारे पास। चलो एक बार और देख ले रहे हैं, ये पहला वाला स्तंभ है, ठीक है, और इसके बाद ये दूसरा स्तंभ, तो आप पहले स्तंभ पे हो अभी, आप दूसरे स्तंभ पे गए, आप तीसरे स्तंभ पे गए, ऐसे करते करते आप कौन से स्तंभ पे जा रहे हो लास्ट में, तो स्तंभ देखो क्या है, आप पंक्ति में पहले 1 पे थे, फिर आप दूसरी पंक्ति पे गए, चलते 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 आप सबसे आखिरी वाली कौन सी पंक्ति पे पहुंचे हो, तो इसमें मैंने पंक्ति क्या लिखी है, सही लिखा है। रो का मतलब इसको ही रो बोलते हैं, और इसी को हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, और इस खड़े हुए कॉलम को हम लोग कॉलम बोलते हैं, और कॉलम का मतलब ही क्या है यहाँ पे, आया समझ में, कि जब हम इस पूरे स्तंभ को ऐसे ही चलते जाएंगे तो हम लास्ट जो स्तंभ पहुंचेंगे वो किस स्तंभ पे पहुंचेंगे, n वाले स्तंभ पे पहुंचेंगे, इसलिए देखो स्तंभ पीछे है और उसका मान मैंने क्या लिखा है। और जब आप तिरछे में ऐसे चलोगे तो पहले फिर दूसरा फिर तीसरा, चलते चलते कहाँ पे पहुंचोगे, m पे, क्योंकि यही फर्स्ट वाला नंबर चेंज हो रहा है, तो जाते जाते कहाँ पे पहुंचोगे, n पे, तो इसलिए हमने स्तंभ पंक्ति में किसको लिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ऊपर और नीचे दोनों तरफ कि ये पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब रो होता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब सी होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम लिख दिए। AIJ इस पूरे आव्यूह को बना सकता है इन केस अगर AIJ का हमें कुछ मान मिल जाए, जैसे कि हाफ के साथ I प्लस J। अब आप जब जब यहाँ पे 1 और 2 के मान लिखोगे, हमें पता है ये वाला 1 1 का काम करता है, तो जब आप 1 1 लिखोगे तो आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा, जब आप 1 2 लिखोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, और जब आप 1 3 लिखोगे तो भी आपको आंसर। अगर उसने बोल दिया कि 3 क्रॉस 3 का बनाना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 3 क्रॉस 3 में कॉलम में A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, A21 आएगा, 22 आएगा और 23 आएगा, 31 32 और, तो ऐसे करके 3 3 का जब बनाएंगे तो हमें ये इतने अवयव मिलेंगे, और इन अवयव को हम लोग उससे निकाल सकते हैं। अगर ये सिर्फ एक फॉर्मूला हमें ये दे दिया जाए तो हमें क्या करना है, I और J के क्रमशः मान बदलते चलना है। I और J कौन है, क्रमशः पहला वाला I, दूसरा वाला J, बस इनके मान बदलते चलेंगे, हमें वहाँ पे मिलता चलेगा। तो हम एक 3 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 2 का, कितने भी प्रकार का आव्यूह इससे बना सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आव्यूह की कोटि कौन बताएगा, ये जो लिखा हुआ है इन दोनों का मल्टीपल जो भी होगा वो हमारे आव्यूह की क्या होगी, कोटि होगी। समझ गए। और अभी मैं मल्टीपल का केस बता दूंगा, जब दो आव्यूह का मल्टीप्लाई करते हैं
तो यहाँ से फर्स्ट वाला और उस तरफ से सेकंड वाला, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मिलता है, हाँ, जैसे कि यहाँ पे m क्रॉस n का आव्यूह है और यहाँ पे एक आव्यूह मिल जाए जो कि हमें मिल जाए MNOP, O क्रॉस P का, तो हमें फर्स्ट वाला जो फर्स्ट पे हम पोजीशन पे रखेंगे उस आव्यूह का M लेना है, सेकंड वाले का P लेना है, हमें जो आव्यूह मिलेगा वो M क्रॉस P का आव्यूह मिलेगा। तो ये हमें बता देता है कि आंसर जो आना चाहिए वो कितने बाई कितने का आव्यूह आना चाहिए। ठीक बात, तो वो हम लोग अभी जब मल्टीप्लाई देखेंगे तब। फिलहाल अभी पंक्ति के बारे में पता होना चाहिए, कॉलम के बारे में पता होना चाहिए, किसी भी आव्यूह की कोटि कैसे निकालेंगे वो पता होना चाहिए, और किसी एक फॉर्मूले से आव्यूह बनाना कैसे है वो पता होना चाहिए। सारी चीज़ें बता दी मैंने, नोट डाउन कर लो। चलते हैं क्वेश्चंस पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में सिर्फ तुम्हें आव्यूह बना के दिखाना है ना। एक फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्रियां हैं जिसमें 1 2 3 में पुरुष तथा महिलाएं कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करना है। सूचना क्या दे रखी है कि पुरुष कर्मी 30, पहली फैक्ट्री में 30 पुरुष कर्मी हैं और दूसरी फैक्ट्री में 25 पुरुष कर्मी हैं और तीसरी फैक्ट्री में 27 पुरुष कर्मी हैं। उन्हीं के सापेक्ष महिलाओं की संख्या दे रखी है 25, 31 और 26। तो हमने उनको प्रदर्शित करके दिखा दिया है ना। अच्छा, इसमें उन्होंने ये बोला है कि उपयुक्त सूचना को 3 क्रॉस 2 के आव्यूह में, 3 क्रॉस 2 जब बोला ना तो 3 क्रॉस 2 से हमें क्या समझ में आया, 3 क्रॉस जैसे ही 2 बोला तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि 3 क्रॉस 2 का मतलब है हमें रो का नंबर कितना रखना है 3 और कॉलम का नंबर हमें कितना रखना है। रो का मतलब ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो होगी, ये थर्ड रो होगी, तो हमें ऐसे करके 3 रो रखना है। और कॉलम कितने रखना है, सिर्फ 1 2। इसका मतलब है आप सबसे पहले रो को 3 बनाओ। तो 3 रो कब बनेंगी, जब पहले वाले पुरुषकर्मी टोटल कितने हैं, पहली वाली फैक्ट्री में पुरुषकर्मी 30 हैं, उसके बाद 25 हैं और उसके बाद 27। अब इसी कंडीशन पे ये बन सकते हैं 3 रो, और इसके सापेक्ष हम लोग 25, 31 और 26, 26। ठीक, ऐसे करके हम लोग बनाएंगे तो ये हमें एक 3 क्रॉस 2 का आव्यूह मिल जाएगा। इनकेस अगर हम 30 का रिलेशन 25 से रख दें ऐसे, और 25 का रख दें 31 से, और 27 का रख दें 26 से, तो ये जो आव्यूह मिल रहा है ये, हाँ, इसमें हमें देखो रो कितनी मिल रही है, 1 रो और 2, तो ये किसका बन गया 2 क्रॉस। हमें ये नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ कौन सा आव्यूह बना के दिखाना था, 3 क्रॉस। और 3 क्रॉस 2 अगर कहीं लिखा दिख रहा है इसका मतलब ही ये होता है कि हमें रो की संख्या 3 रखना है, कॉलम की संख्या 2 रखना है। अब आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो करके दिखा दो। तो ये हो गया 3 क्रॉस 2 का आव्यूह। 3 क्रॉस 2 का आव्यूह बनना समझ में आ गया कैसे बनाएंगे। फर्स्ट वैल्यू 3 देगी, सेकंड वैल्यू 2 देगी, इन दोनों का जो मल्टीपल आता है वो कितना आता है, तो इसका मतलब ये है कि 6 आ रहा है, तो इनमें अवयव की जो संख्या होगी वो 6 ही होगी, है ना। ये कोटि का बताते समय कोटि हमेशा ये बताते हैं कि 3 क्रॉस 2 की है, लेकिन इनका मल्टीपल हमें ये बताता है कि अवयवों की संख्या कितनी है ना। तो 3 क्रॉस 2 से पता लग गया 6, तो इसका मतलब है ये आव्यूह किस तरीके से और बना सकते थे। फिलहाल तो इसने सीमा बांधी कि 3 क्रॉस 2 का ही बनाना है, लेकिन इस आव्यूह को और तरीके से भी बना सकते थे, क्योंकि 6 का जो मल्टीपल है वो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, और तो इस आव्यूह को बनाने के टोटल कितने प्रकार हो सकते थे, 4। या तो आप रो को 1 रख लेते, एक रो में पूरे 6 के 6 रख दो, या रो को कितना कर दो 6 और कॉलम कितना रखो 1, या रो कर दो 2 कॉलम कर दो 3, या रो कर दो 3 कॉलम कर दो 2। ऐसे करके टोटल आप 4 तरीके का आव्यूह इससे बना सकते थे। हमें इसने सीमा बांध दी थी कि 3 और 2 का बनाना है, इसलिए हमने 3 2 का बना के दिखा दिया। अदरवाइज ये पूछ लेता कि फैक्ट्री में इतने पुरुष कर्मी हैं, इतनी महिला कर्मी हैं, टोटल 6 लोग हैं, तो इन 6 लोगों को लेकर आप कितने प्रकार से आव्यूह बना सकते हो। तो कितने प्रकार से बना सकते हो, टोटल 4 प्रकार से, है ना, जिसमें कि आप 4 प्रकार से बना सकते हो। 4 प्रकार में आपको एक ना एक रो या एक ना एक कॉलम तो रखना ही पड़ेगा। जैसे हमने फर्स्ट वाले में 1 रो रखी है तो 6 कॉलम हो गए, सेकंड वाले में हमने 6 रो कर दी तो 1 कॉलम हो गया वो,
हाँ फिर 2 3 का कॉम्बिनेशन और 3 2 का। हाँ तो आ गया होगा समझ में? हाँ ठीक, तो लिखना है तो लिख लो, नहीं तो फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। फिर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, हाँ है ना, 8 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटि क्या हो सकती है? कोटि हम लोग देख रहे हो कि किस किस नंबर को कोटि बोलते हैं। यहाँ जो मल्टीपल आ रहा है इस नंबर को ही कोटि बोल रहे हैं। हाँ तो ये जो कोटि है, ये कोटि को हम लोग कितने प्रकार से लिख सकते हैं? हाँ अवयवों की संख्या कितनी है? 8। हाँ अगर अवयवों की संख्या 8 है तो इस 8 का कंफर्म है कि मल्टीपल ही हुआ होगा, हाँ है ना। ये इस तरीके से मल्टीपल आए होंगे। हाँ या तो 1 का 8 में गुणा करोगे या 8 का 1 में, मतलब 4 का 2 में। 4 का 2 में भी आ जाएगा, और 4 का 4 तो ये गलत हो गया ना। हाँ। 4 का 2 में या 2 का 4 में। तो ये बन गए कॉम्बिनेशन। हाँ तो टोटल कितने प्रकार से आप इसको जमा सकते हो? 4 प्रकार से, है ना। क्योंकि 8 अगर अवयव है तो 8 अवयव कब आएंगे? जब उसकी रो 1 हो, कॉलम कितने हो? 8 हो, या रो 8 हो, कॉलम कितना हो? 1 हो, या 4 रो हो 2 कॉलम हो, या 2 रो हो 4 कॉलम, हाँ तो आ जाएगा 8, है ना। तो ये इतने प्रकार से हम लोग इसके रो और कॉलम को निकाल सकते हैं। तो उसमें भी उसका आंसर लिखा हुआ है, है ना, पूरा आंसर लिखा हुआ है। हाँ तीसरा एग्जाम्पल है, एक ऐसे 3x2 के आव्यूह की रचना करिए जिसके अवयव ए आई जे, और इसने ए आई जे का जो मान दिया है वो 1/2 दिया है। 1/2 के साथ यहाँ पे मॉड लगा दिया। मॉड का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास नेगेटिव आएगा तो वो क्या हो जाएगा? हमेशा पॉजिटिव। इसने बोला है 3x2 का आव्यूह बनाने के लिए। तो 3x2 का आव्यूह कैसे बनाओगे? है ना, 3x2 के आव्यूह में रो की संख्या इनने कितनी कर दी? 3। मतलब सबसे पहले हम रो बना लेंगे, तो ये हमारी बन गई रो। 3 रो हो गई, 1 2 3। इन तीनों रो में कॉलम कितने रखना है? 2। तो कॉलम 1 हो गया, दूसरा कॉलम बनाएंगे तो 1 2 2 2 और बन गया। ये आव्यूह निकल के आएगा। ये कितने का है? 3x2 का है। तो अब आप ए आई जे में क्रमशः A11 रखो। तो जब आप यहाँ पे A11 रखोगे आपको मिलेगा हाफ, इधर पे 1 - 3 कितना मिलेगा? 2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना? 1। तो हमें क्रमशः ये मान मिलते जाएंगे। A11 का मिल गया 1। जब हम 1 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा हाफ के साथ 1 - 6, 5/2। तो इसका 1 2 का मान कितना मिल गया? फिर हम 2 1 को रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1 अच्छा ये 1 आएगा उनका, तो आंसर कितना मिलेगा? 1/2। ऐसे ही 2 2 को रखेंगे, तो 2 2 को रखेंगे तो कितना मिलेगा? माइनस का 4, तो वो प्लस का 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो। फिर हम 3 1 को रखेंगे, तो 3 1 को रखेंगे तो 3 - 3, आंसर कितना? 0। और फिर 3 2 को रखेंगे, तो 3 2 को जब रखेंगे तो 1/2, 3 - 6 कितना आएगा? 3/2। तो ये आ गया 3, बन गया 3x2 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ए आई जे से कितने भी प्रकार का आव्यूह बना सकते हैं, मतलब कितने भी कोटि का आव्यूह बना सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, तो यहाँ तक तो कंप्लीट है। इसके बाद कुछ चीजें हैं जो तुम्हें खुद लिख के लेके आनी है। आव्यूह के प्रकार, जस्ट इसके बाद ही लिखा हुआ है। आव्यूह के प्रकार: स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वर्ग आव्यूह, है ना, विकर्ण आव्यूह, अदिश और तत्समक शून्य। ये जितने भी 8 7 प्रकार के आव्यूह हैं इनको तुम कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जरूरत नहीं पड़ती वैसे तो, है ना, बाकी नोट डाउन कर लेना, पता होना चाहिए। पंक्ति का मतलब है कि उसमें पंक्ति पंक्ति रहेगी, रो का मतलब है उसमें रो रो रहेगी। बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई आव्यूह ऐसा आ जाए जिसमें रो ना हो, पंक्ति अकेली हो। ऐसा भी नहीं हो सकता जिसमें पंक्ति हो रो ना हो, है ना। होगी वो तो कंफर्म, भले एक होगी बस, एक तो, हाँ एक तो रहेगी। ठीक है, बाकी विकर्ण आव्यूह में सिर्फ जो विकर्ण है उसी में आंसर रहेंगे। विकर्ण आव्यूह का मतलब ये 3/2 में विकर्ण नहीं बोल सकते,
हमेशा एक 3x3 के आव्यूह में विकर्ण होता है या 2x2 के आव्यूह में विकर्ण होता है। 3x2 में नहीं हो सकता, 2x3 में नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर इनमें रहेगा तो विकर्ण का मतलब होता है एक ऐसे तिरछा वाला मान, है ना। कोई भी वर्ग में विकर्ण क्या होता है, ये तिरछी वाली लाइन। तो ये विकर्ण में ही सिर्फ मान रहेंगे, बाकी सब मान 0 रहेंगे, तो उसको बोलते हैं विकर्णाती। ठीक है, तो सारे जो टाइप है वो तुम लिख के लेकर आना। बाकी जो मैंने अभी चीजें बताई है कि किसी आव्यूह को आप निर्माण कैसे करना है, कोई आव्यूह 3x2 का बनाना कैसे, ये मैंने बता दिया है। तो अगर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो वो तुम करके लेकर आओगे। ठीक है, किसी को आव्यूह की कोटि बताना है तो कैसे बताओगे, तो ये सारा काम तुम करके लेकर आओगे, लिखना और बाकी का काम करना। ठीक।